हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट अर्जुन सिंह। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड एंड स्टडिंग वेरी हार्ड। आज है हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास 4। इसके पहले 3 पार्ट्स मैंने करवा चुके हैं। आई होप आप उसे रिवाइज कर रहे हो। कोर्स ख़त्म करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए ये रहेगा कि जो पुरानी चीज़ें हैं आप उसे रिवाइज करते रहो। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पता रहेगा, बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन कवर अप किए हैं विथ कंटेक्स्ट। अगर आपको नहीं पता है कि इकोनॉमिक्स की क्लासेस कहाँ हैं तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट है वहाँ पे, आप वहाँ पढ़िए, आपको वहाँ चीज़ें मिल जाएंगी। लेट्स मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन शिफ्ट द डिमांड कर्व? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मांग वर्ग को स्थानांतरित कर सकता है? अगर मैं इसकी बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, डिमांड कर्व के बारे में मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। डिमांड कर्व को शिफ्ट करने के लिए 3 चीज़ें यूज होती हैं। सबसे पहला इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, उपभोक्ताओं की जो आय है, इनकम है वो। ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं, प्राइस ऑफ द गुड, तो इससे डिमांड कर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिमांड कर्व पे बेसिकली आप ये बात समझिए कि 3 चीज़ों से 3 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं: इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ऑप्शन डी। तो इसका जो आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन ए, सी और डी, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका डिमांड कर्व, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिएगा, डिमांड कर्व के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, आप ये बात समझिए। अगर कंटेक्स्ट की बात करूं तो देखिए, प्राइस जो भी चेंज होता है वो लेट्स टू मूवमेंट अलोंग द कर्व, ठीक है। while income preferences and substitutes shift the curve। देखो, प्राइस चेंज जो भी होगा, ऑप्शन बी जो है ना, प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस चेंज जब भी होता है तो वो मूवमेंट, कर्व का मूवमेंट चेंज होता है उससे, ठीक है। पर मूवमेंट चेंज होने का मतलब कर्व ऊपर नीचे जा रहा है। पर इनकम प्रेफरेंस और सब्स्टिट्यूट की बात करूं तो कर्व शिफ्ट होता है। शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है? अपने पोजीशन से चेंज होना, कर्व का पाथ चेंज हो जाता है। ऑलराइट, तो ऑप्शन ए, सी एंड डी विल बी द राइट आंसर। What are the characteristics of monopoly market? मोनोपोली होता क्या है? आजकल लोग ये टर्म यूज करते हैं, मोनोपोली। देखिए, मोनोपोली में क्या होता है कि एक फर्म या एक आदमी पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है, ठीक है, उसे मोनोपोली बोलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, मोनोपोली मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं मोनोपोली मार्केट की? एकाधिकार, ठीक है। ऑप्शन ए, सिंगल सेलर, क्या ये होता है मोनोपोली? बिल्कुल, ये कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन बी, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, कोई निकट विकल्प नहीं, बिल्कुल। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं कि फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स, तो ये ऑप्शन आपका इंक्लूड नहीं होगा। ऑप्शन डी, प्राइस मेकिंग पावर। तो ऑप्शन ए, बी और डी मोनोपोली मार्केट की विशेषताएं हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए, बी एंड ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए, मोनोपोली एक ऐसा टर्म है जिसमें एक फर्म कंट्रोल करती है सप्लाई को, जिसका कोई कंपटीशन भी नहीं, और वही फर्म प्राइसेस भी तय करेगी कि कितने रुपए में क्या, मार्केट अप डाउन, सारी चीजें, ठीक है। मोनोपोली का मतलब ही क्या? मोनो मतलब सिंगल। विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल क्या है? देखिए, एयरलाइन चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम सीट, बिल्कुल, एक ही सीट के लिए अलग अलग हवाई किराया हम लोग को देना पड़ता है, ये सत्य बात है, ठीक है। मूवी थिएटर डिस्काउंट्स फॉर स्टूडेंट्स, ये भी सही बात है। फिक्स पेट्रोल प्राइस नहीं, फिक्स नहीं होता है। फार्माक्यूटिकल कंपनीज चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट कंट्रीज, बिल्कुल, ऑप्शन ए, बी और डी, ऑप्शन ए, बी एंड डी विल बी द राइट आंसर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यही होता है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, ठीक है, अभी तो हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया। देखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब ऑकर होता है ना, व्हेन अ फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट। जब कोई एक कंपनी मान लीजिए या कोई भी एक फर्म मान लीजिए, वो अलग अलग प्राइस चार्ज करती है सेम प्रोडक्ट के लिए और अलग अलग मार्केट में, ये बात आप समझिए। 154 की अगर मैं बात करूं, विच मार्केट स्ट्रक्चर्स हैव फर्म्स दैट आर प्राइस टेकर्स? प्राइस टेकर्स फर्म्स का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। किन बाजार संरचनाओं में फर्म मूल्य स्वीकारक होती है? देखिए, ऑप्शन है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में मेनी फर्म्स सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स सो दे मस्ट एक्सेप्ट मार्केट प्राइसेस, ठीक है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेचते हैं ये मार्केट में।
व्हाट कैन कॉज एन इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस इन अ मार्केट? इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट, देखिए ऑप्शन ए, बी और डी। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई और गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल। हायर डिमांड और लोअर सप्लाई जो होती हैं, ये दो फैक्टर्स होते हैं। किसी भी अगर मार्केट में किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना है तो या तो आप उसका डिमांड हाई करवा दीजिए या तो सप्लाई कम करवा दीजिए, ठीक है। मार्केट में मान लीजिए कोविड आ रहा है, एक एग्जाम्पल है, कोविड आया, अगर मान लीजिए आप समझ जाइए कि बायोलॉजिकल वेपन के फैक्टर से अगर मैं देखूं इसे, तो मार्केट में आपने कोविड वायरस लॉन्च कर दिया तो आपने डिमांड बढ़ा दी ना, ठीक है। मैंने मान लीजिए कोई मैगजीन लॉन्च की है, ठीक है, तो मुझे पता है कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, करंट अफेयर्स लोगों को नहीं आता है, ठीक है, या उन्हें परफेक्ट सोर्स नहीं है करंट अफेयर्स का, तो मैंने डिमांड है मार्केट में तो मैंने करंट अफेयर्स लॉन्च कर दिया। तो वही सेम चीज़ है, हायर डिमांड और लोअर सप्लाई रेजेस प्राइसेस, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन ऑल्सो इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम प्राइसेस। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स आर ऑफ जीडीपी? जीडीपी के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी। कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स। ऑप्शन ए, बी, सी, याद रखिएगा इस चीज़ को। जीडीपी, वेलफेयर पेमेंट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी, याद रखिए। जो ऑप्शन डी है, वेलफेयर पेमेंट्स, ये जीडीपी का पार्ट नहीं होता, ये ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। तो इसके अगर आंसर्स की मैं बात करूं तो ऑप्शन ए, बी एंड सी। व्हाट कॉजेस डिमांड पुल इन्फ्लेशन? डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या कॉज करता है? इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड, बिल्कुल। हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बिल्कुल। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब नहीं। हायर वेजेस, ऑफ कोर्स। ऑप्शन ए, बी एंड डी। ऑप्शन ए, बी और डी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन है क्या? ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन, व्हेन डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेस, अगर किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है मार्केट में तो बिजनेस करने वाले फर्म्स जो होते हैं वो उसका प्राइस बढ़ा देते हैं, ठीक है। वो कॉज करता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। डिमांड के वजह से प्राइस बढ़ना, बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ का डिमांड हो रहा है, प्रॉफिट कमाने वाले क्या करेंगे? उसका प्राइस बढ़ा देंगे। विच ऑफ दीज आर प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक का प्राइमरी फंक्शन पूछा है, देखिए। प्रिंटिंग मनी, बिल्कुल। रेगुलेटिंग बैंक्स, हाँ बिल्कुल करता है। सेटिंग इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल करता है। रनिंग कॉमर्शियल बिजनेस, नहीं करता है। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी। सेंट्रल बैंक के ये तीन प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। देखिए, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, बैंकिंग को रेगुलेट करता है एंड इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। विच ऑफ दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्सेस क्या है विराज? देखिए, if we talk about direct taxes are paid directly by individuals and businesses, unlike indirect taxes like GST. डायरेक्ट टैक्स आपको पता है क्या होता है कि आप इनकम टैक्स आप भरते हो, वो डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, ये सब क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स आपको सैलरी पे भी टैक्स देना पड़ता है, आपको अपने इनकम पे भी टैक्स देना पड़ता है, और आपको जो आप प्रोडक्ट खरीदते हो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो आपको 2 बार टैक्स देना पड़ रहा है बेसिकली, ऐसा। तो ऑप्शन ए, सी और डी डायरेक्ट टैक्सेस हैं। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखिएगा इस चीज़ को। कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स? ये बढ़िया सवाल है, ये आ सकता है। मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स क्या क्या है? देखिए, CRR, MOS और रेपो रेट, ये मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स हैं। सेकेंड क्लास में भी मैंने ये आपको पढ़ाया था। कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन और रेपो रेट, ये तीनों टर्म्स भी आपको समझाया था ये क्या होता है। देखिए, मॉनिटरी पॉलिसी का बेसिक कंट्रोल क्या है? वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को और इंटरेस्ट रेट को, ठीक है। इनकम टैक्स जो होता है ना, ऑप्शन सी, वो फिजिकल पॉलिसी टूल है, मॉनिटरी पॉलिसी टूल नहीं, ठीक है। FISCAL, फिजिकल पॉलिसी टूल। ऑप्शन ए, बी एंड डी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्ड यूज्ड बाय द RBI? ठीक है, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स यूज्ड बाय द RBI क्या है बताइए। देखो, क्वालिटेटिव मेजर कंट्रोल जो होता है ना, वो स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए होता है, कंट्रोल करता है क्रेडिट फ्लो स्पेसिफिक कुछ सेक्टर्स में, ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल जो होता है वो होता है रेपो रेट, OMOS, ठीक है। तो क्वालिटी टूल्स जो होते हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ क्या होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ऑप्शन ए पे डिपेंड करता है, ऑप्शन बी नहीं। मॉरल सुएजेशन, नैतिन अनुनय, ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे डिपेंड करता है। ये बात आप याद रखिएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड मॉरल सुएजेशन, ठीक है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी की मेजर कंपोनेंट्स क्या है?
देखिए फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, फिजिकल पॉलिसीज में इंक्लूड होते हैं टैक्सेशन, स्पेंडिंग, बोरोइंग और मॉनेटरी पॉलिसी। आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी सेपरेट। अब देखिए फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या आते हैं, टैक्सेशन आता है, ऑप्शन बी आएगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग आएगा, और ऑप्शन सी आएगा पब्लिक डेप्ट आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी इसका पार्ट नहीं होता, तो ऑप्शन ए, बी एंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग? डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, ये बूस्ट करता है ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई दैट बट कैन कॉज इन्फ्लेशन। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को ये बूस्ट करता है मनी सप्लाई ग्रो करके, पर इन्फ्लेशन का कॉज भी, इन्फ्लेशन का कारण भी बन सकता है। आप सभी को पता है इन्फ्लेशन क्या है, तो फोर्थ क्लास है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी पर्पस ये है कि टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ और टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इनडायरेक्ट टैक्सेस? आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, अभी जस्ट पढ़ा है आपको। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट? हाई फिजिकल डेफिसिट का कंसिक्वेंस क्या है? देखिए हाई फिजिकल डेफिसिट जब भी आता है तो इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, बोरोइंग, गवर्नमेंट बोरोइंग एंड वीकर करेंसी। करेंसी आपकी वीक हो जाती है। हाई फिजिकल डेफिसिट कंट्री कौन सा है? आपका नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। ऑप्शन ए, बी एंड डी। हायर इन्फ्लेशन, इंक्रीज पब्लिक डेप्थ एंड डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ऑप्शन ए, बी और डी इज द राइट आंसर। हाई फिजिकल डेफिसिट याद रखिएगा। व्हाट डज द टर्म M3 इन मनी सप्लाई रेफर टू? M3 इज, देखिए M3 इंक्लूड्स करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स बट नॉट कॉल मनी। कॉल मनी दूसरी चीज होती है, ठीक है। तो M3 में करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। ऑप्शन बी, ए, बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। कॉल मनी is a very different term. Which of the following are functions of a commercial bank? Commercial bank का function क्या है? देखिए banks create credit and provide loans but do not regulate inflation. Inflation कौन regulate करता है? RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, लोन प्रोवाइड कर सकता है, पर इन्फ्लेशन को रेगुलेट नहीं कर सकता है। इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने का काम किसका है? आरबीआई का, ठीक है। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी विल बी द राइट आंसर। accepting deposits, providing loans, creating credit but cannot regulate inflation। commercial bank की बात हो रही है। which of these are included in high powered money? high powered money में क्या इंक्लूड होता है? देखिए हाई पावर मनी की अगर जब भी बात होगी तो इट इंक्लूड्स करेंसी एंड बैंक रिजर्व, पर कॉल मनी इसमें भी इंक्लूड नहीं होता है। कॉल मनी का टर्म बार बार आ रहा है, बताना कॉल मनी क्या होता है, थोड़ा रिसर्च करिए कॉल मनी पे, मुझे बताइए व्हाट इज कॉल मनी, ठीक है। ऑप्शन ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। करेंसी इन सर्कुलेशन, रिजर्व्स ऑफ बैंक विद आरबीआई। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड? फ्री ट्रेड के बेनिफिट क्या है? ऑप्शन ए, बी एंड डी। फ्री ट्रेड होता क्या है? इट लीड्स टू लोअर प्राइसेस, मोर कंपटीशन, बेटर रिसोर्सेज यूज। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी विल बी द राइट आंसर। ए, बी एंड डी, ठीक है। फ्री ट्रेड लीड्स टू लोअर प्राइसेस, मोर कंपटीशन एंड बेटर रिसोर्सेज यूज। What does devaluation of currency means? Devaluation क्या होता है? Devaluation एक ऐसा टर्म है जो करेंसी की वैल्यू को लोअर कर देता है। क्यों? एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट किसी कंट्री में नहीं हो रहा है तो आप अपनी करेंसी लो कर दीजिए, आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा ना, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? आप मान लीजिए आप एक्सपोर्ट कैसे समझाऊं मैं आपको, आप इंडिया से कोई सामान बाहर भेज रहे हो, ठीक है, पर आपकी करेंसी ज़्यादा है, आप ज़्यादा रुपए में ले रहे हो, तो आप अपने करेंसी की वैल्यू कम कर दीजिए, आपके सामान सस्ते हो जाएंगे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। बस यही सेम चीज़ है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। रिडक्शन इन द करेंसी वैल्यू। विच इकोनॉमिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज? कंपैरेटिव एडवांटेज कौन है? डेविड रिकार्डो, याद रखिएगा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन इकोनॉमिक्स। कंपैरेटिव एडवांटेज, डेविड रिकार्डो, ठीक है, इन्होंने बनाया था कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी, लिखी थी आई मीन। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन बताया था, आप बताइए स्टैगफ्लेशन क्या है? देखिए स्टैगफ्लेशन इज व्हेन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट राइजेस साइमल्टेनियसली। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, साथ साथ बढ़ रहे हैं, तब होता है स्टैगफ्लेशन। व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलप्ड इकोनॉमी? डेवलप्ड इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? हाई पर कैपिटा इनकम एंड एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर।
देखिए डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है, जिस जहाँ के लोगों का इनकम हाई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, लो लिटरेसी हो, पॉवर्टी लाइन अच्छी हो, आर साइंस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री। लो लिटरेसी और पॉवर्टी अगर है तो वो कंट्री अंडर डेवलप्ड है। डेवलप्ड इकोनॉमिक कंट्रीज में हाई इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूएस इज द डेवलप्ड कंट्री, इसलिए बोलते ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एंड सी। 184 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का फैक्टर कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, डिमांड इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड इज अ मार्केट फोर्स। ठीक है, डिमांड जो होता है वो मार्केट फोर्स होता है। व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI? देखिए HDI किस पे बेस्ड है? HDI मेजर करता है ह्यूमन वेलबींग थ्रू हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए ऑप्शन ए, बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है बच्चों? डेमोग्राफिक डिविडेंड, इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू वर्किंग एज पॉपुलेशन। देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड तब होता है ना व्हेन अ नेशन हैज अ लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होता है कि जो लोग काम करने के लायक हैं। ठीक है, तो उससे जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतना ज्यादा अपनी इकोनॉमी बूस्ट होगी, बेसिक यही होता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑप्शन बी, बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। SDG फोकस करता है बैलेंस अप्रोच टू इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रोग्रेस। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। वाटर ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स की बात करूँ, ये पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ गवर्नमेंट पॉलिसीज का पार्ट है। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है यार? मेरे हिसाब से पेंशन एंड सब्सिडीज आर मेड विदाउट रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज, इसका डेफिनेशन था। बट या ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। पेमेंट्स मेड विदाउट गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न, बिना वस्तु या सेवा के बदले किए गए भुगतान। ठीक है, वो होता है ट्रांसफर पेमेंट्स। ऑप्शन ए, पेमेंट्स विदाउट गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या आता है? जैसे पेंशन, सब्सिडीज। आपकी नौकरी लग जाएगी, 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगा। क्यों मिल रहा है पेंशन? फ्री में मिल रहा है, वही होता है ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, आप कोई सर्विस नहीं दे रहे हो, आपने सर्विस दी थी, उसके लिए आपको मिल रहा है पैसा, ये बात होती है। विच ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है बताइए? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर द डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। व्हाट डज प्राइवेटाइजेशन रेफर टू? अच्छा सवाल है, आ सकता है करंट का सवाल है। प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व होता है, देखिए क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है। सेलिंग गवर्नमेंट एसेट्स टू प्राइवेट फर्म, गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्री एंड एसेट्स, ठीक है, उन्हें प्राइवेट फर्म्स को बेच देते हैं, तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। सेलिंग PSU, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, टू प्राइवेट एंटिटीज। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का मेन रोल क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, ठीक है, बनाना। आई मीन नीति आयोग क्या डिजाइन करता है? इकोनॉमिक पॉलिसी डिजाइन करता है और गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, पर बैंक और टैक्सेस को रेगुलेट नहीं करता है नीति आयोग। आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज अ बजट डेफिसिट? बजट का टर्म है। बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट ऑकर्स व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट अर्न्स। ऑप्शन बी, ठीक है। जितना खर्च ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। आपने वो वाला रील देखा है? जितने मेहनत से कमाया उतने शौक से उड़ाया भी था हमने। बुलशिट रील। विच सेक्टर इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी क्या है? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान खेत नहीं देश है ना हमारा इंडिया, इसलिए हम लोग बोलते हैं बैकबोन अगर है तो इंडियन इकोनॉमी का वो है एग्रीकल्चर, याद रखिएगा। एग्रीकल्चर इज वाइटल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड GDP कंट्रीब्यूशन। रिटायरमेंट के बाद खेती ही करूंगा, चिंता मत करो, वहीं से व्लॉग बनाऊंगा। हेलो गाइस, गन्ने के खेत में जा रहा हूँ। व्हाट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द इंडियन गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट का लार्जेस्ट सोर्स क्या है रेवेन्यू का, बताइए। इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए जितना भी लार्ज आपको लगता होगा कि आप टैक्स भरते हो, दुनिया नहीं। टैक्स के बाद टैक्स जो होता है वो GST हो गया, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सोर्स ऑफर करती हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जानते हो किसी भी स्टेट में कहाँ से आता है? अल्कोहल से। इंडिया में बेवड़े इतने भरे हुए ना, पैसा हो चाहे नहीं हो। मजदूर क्या करता है? मजदूर लेबर वर्क जो होते हैं क्या करते हैं? वो दिन में दिहाड़ी 300 रुपये कमाएंगे, 100 रुपये का पौवा मारेंगे, 100 रुपये बीवी को देंगे, 100 रुपये खाना लाएंगे। ये होता है उनका सीन, ठीक है। तो अल्कोहल से
महाराष्ट्र का अल्कोहल कंजम्पशन रेट सबसे ज़्यादा है, पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बैंगलोर में आता है। क्यों? कर्नाटका में टैक्सेस हैं ज़्यादा। व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई? 195 पे आइए। आरबीआई का की फंक्शन क्या है यार? हाँ, इशूइंग करेंसी है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन है, और ऑप्शन डी मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। देखिए आरबीआई क्या क्या कंट्रोल करता है? करेंसी, इन्फ्लेशन, फॉरेक्स रिजर्व्स, पर डज नॉट सेट ऑल बैंक इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, बैंक ऑटोनॉमी होता है, ऑटोनॉमस होता है बैंक से, आपको ये बात पता होनी चाहिए। आरबीआई उनका बैंक रेट नहीं सेट करता है, एक मिनिमल रेट बताता है, इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर नहीं, और फिर बैंक्स उस हिसाब से काम करते हैं। तो ऑप्शन ए, सी एंड डी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI? फुल फॉर्म लिख लीजिए यहाँ का। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना। ठीक है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया, ऑफ कोर्स। क्या था मेक इन इंडिया का? ऑप्शन ए, बी, सी आर द राइट आंसर। बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इंकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूस इंपोर्ट्स। ठीक है, यही मेक इन इंडिया था। ये 3 मेजर फैक्टर्स थे इसमें। आत्मनिर्भर भारत का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस मतलब होता है बच्चों इंपॉर्टेंस, याद रखिएगा। ये सब बड़े बड़े टर्म्स नहीं है, कुछ पता नहीं है बस इसलिए घबरा जाते हो हिंदी वालों। घबराना नहीं है, नई चीज़ें सीखनी है। देखिए, अगर आत्मनिर्भर भारत अभियान की मैं बात करूं तो ऑप्शन ए, बी एंड डी, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड बूस्टिंग स्मॉल बिजनेसेस। आत्मनिर्भर भारत फोकस करता है सेल्फ रिलायंस पे, रिलायंस, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट मतलब रिलायंस जियो मत चले जाना, डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रोथ पे, और एमएसएमईज को सपोर्ट करता है। एमएसएमईज का फुल फॉर्म बताओ, बताया था आप लोगों को। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF, इम्पॉसिबल मिशन फोर्स भी IMF का फुल फॉर्म। तो 199 का अगर हम लोग बात करें, रोल क्या है IMF का? देखो, IMF प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंश्योर्स एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बट डज नॉट कंट्रोल ऑयल प्राइसेस। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड सी विल बी द राइट आंसर। प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ठीक है। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी? मेन फीचर क्या है डिजिटल इकोनॉमी का? देखिए, यूज ऑफ ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऑफ कोर्स, कैशलेस पेमेंट्स, जी बिल्कुल, ई कॉमर्स ग्रोथ। ऑप्शन ए, बी एंड डी, ऑप्शन ए, बी एंड डी, यही है डिजिटल इकोनॉमी। फिजिकल करेंसी पे डिपेंड कहाँ होता है? डिजिटल इंडिया। ठीक है, चलिए, दिस इज द लास्ट स्लाइड। हम लोग आ गए हैं 4th लेक्चर के लास्ट स्लाइड पे। 5th लेक्चर जो आएगा उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको ये अश्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आपने 4 लेक्चर्स देख लिए हैं तो आप इकोनॉमिक के जो क्वेश्चंस MCQs हैं आप वहाँ से आराम से लगा सकते हो। सारे टेक्निकल टर्म्स मैंने आपको समझा दिए हैं, और जितने भी आते हैं, जो भी आ सकता है किसी भी वनडे एग्जाम में, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में स्टेटमेंट्स और असर्शन के क्वेश्चन नहीं आते हैं UPSC की तरह। ठीक है, वनडे एग्जाम में टिक करने के लिए सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ ये क्या होता है, ये क्या होता है, ग्राफ क्या काम करता है। ग्राफ तक मैंने पढ़ा दिया, जबकि अभी तक मैंने देखा नहीं कि ग्राफ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर चांसेस है कि पूछ सकता है। इस बार क्वेश्चन टफ आने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड, तैयारी रखते हैं, कितना भी मुश्किल आ जाए। ठीक है, ध्यान रखिए, बढ़िया से पढ़िए, और यहाँ तक अगर पहुँच गए हो तो वीडियो लाइक कर देना। लाइक नहीं करे तो अच्छा फील नहीं होता है। ठीक है, चलो, सी यू गाइज, स्टडी हार्ड, स्टडी वेल। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। अर्जुन सिंह साइनिंग ऑफ।